हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। गाइस, आज हम बात करेंगे परमाणु की संरचना। नाइन्थ का टॉपिक है, रीट के लिए अपकमिंग एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें चलिए देख लेते हैं परमाणु में क्या क्या होता है। बहुत बेसिक से यहाँ पे आपको समझाने की ट्राई करूंगा। देखिए, सबसे पहले डाल्टन साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने प्रतिपादित किया था कि परमाणु के भीतर बहुत छोटे छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट अगर आपसे पूछा जाए जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया, वो डाल्टन थे। इसके बाद में परमाणु की आंतरिक जो संरचना थी उसको लेके कुछ चुनौतियां थी जो बाद में और सुलझाई गई। पदार्थ में आवेशित कणों की बात की गई, तो सबसे लास्ट में ये कंक्लूजन निकला कि क्या होते हैं परमाणु में। इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। अगर आप बात करें न्यूट्रॉन की, तो ये कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है। प्रोटॉन की बात करें तो ये कैसा होता है? धनावेशित होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। तो इस तरह की बात की गई। ओके। तो ये बात करने के बाद में हम आगे आते हैं। तो परमाणु की संरचना में थॉमसन का ये परमाणु मॉडल आप देख सकते हैं। इसकी संरचना की गई जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं, उस तरह से संरचना को बताया गया कि एक परमाणु इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको और ये धनात्मक गोला है। जिस तरह से एक बूंदी के लड्डू में बीच बीच में आपके क्या होते हैं? काली जो मिर्च होती है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भूमिका निभाएंगे। और एक परमाणु ये क्या है? बूंदी का एक पूरा जो लड्डू है वो किसकी तुलना है यहाँ पे? यहाँ पे पूरे परमाणु की तुलना करके बता रहा है। ठीक है। ओके। इसके बाद में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल का क्या क्या दिया, इसने क्या प्रस्तावित किया, वो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। इन्होंने बताया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे रहते हैं। एक तो ये बताया था उन्होंने। दूसरा बताया था ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये दोनों बातें सही थी। इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि परमाणु उदासीन क्यों होता है। और इनसे पहले जो वैज्ञानिक आए थे वो ये चीज़ बताने में असफल रहे थे कि क्यों एक जो यौगिक होता है या फिर जो परमाणु होता है वो क्यों उदासीन होता है। क्योंकि उसमें जितने ही धनात्मक आवेश होता है उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। से आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया। इन्होंने देखिए सोने की पन्नी वाला प्रयोग जो सभी जानते हैं हम। इन्होंने सोने की पन्नी ली, बहुत पतली पन्नी थी, उस पे इलेक्ट्रॉनों की बौछार की। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वो बहुत पतली परत चाहते थे। और एल्फा कण जो होते हैं, जिसे आप बोलते हैं द्विआवेशित हीलियम के परमाणु को एल्फा कण कहते हैं, ये धनावेशित होते हैं। तो ये तीव्र गति से चल रहे इन एल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। तो इन्होंने देखा सोने की पन्नी पे से कुछ जो परमाणु थे वो वापस आ गए थे, बाकी के कुछ एल्फा कण यहाँ पे सीधे निकल गए थे। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कहीं जहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस आए हैं वहाँ पे नाभिक हो सकता है, वहाँ पे कोई ऐसा परमाणु है जिससे ये इलेक्ट्रॉन टकरा के या फिर अल्फा कण टकरा के वापस आ गए हैं। तो उस संरचना को इन्होंने क्या नाम दिया? नाभिक बताया। तो यहाँ पे परिणाम जो निकले, तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया था। यह उसी प्रकार अविश्वसनीय था जिससे आप एक 15 इंच के धूप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पे मारते हैं और वह लौट कर आपको चोट पहुंचाता है। यहाँ पे उन्होंने तुलनात्मक एनालॉजी के द्वारा बताया कि किस तरह से ये वापस आया था। इस तर्क के आधार पर इन्होंने निम्न परिणाम निकाले, जो आप देख लीजिए। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि ज्यादातर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे पन्नी से निकल गए थे। बहुत कम कण ऐसे थे जो थोड़े से विक्षेपित हुए थे, क्योंकि जो बताता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। कुछ अल्फा कण सीधे 180 डिग्री पे एंगल पे वापस आ गए, जैसे यूं जा रहे हैं तो यूं ही वापस आ गए। तो 180 डिग्री एंगल पे वापस आ गए, जो ये बताता है कि सोने के परमाणु को पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। ठीक है। ओके।
तो यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें बता दी कि नाभिक का आकार होता है वो परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। अगर मान लीजिए ये आपका परमाणु है तो एक छोटे से आकार में आपका नाभिक आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। परमाणु का केंद्र जो होता है वो धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान इसी नाभिक में स्थित होता है। ये हो गई। इसके बाद में इन्होंने ऊर्जा स्तर बताया। बोर साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु मॉडल का सबसे एमिनेंट मॉडल दिया, जो सर्वमान्य मॉडल था। इसमें उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल में जो कमियां थी, कमियां भी आप देख लीजिए कि स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन बार बार एक ही कक्षा में चक्कर कैसे लगाएगा, ये कैसे संभव हो सकता है? कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्षा में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान अगर ऊर्जा का विकिरण होगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करके नीचे वाली कक्षाओं में चला जाएगा। अगर इसे ऊर्जा मिलती है तो ऊपर वाली कक्षाओं में भी जा सकता है। तो ये चीज़ परमाणु और रदरफोर्ड नहीं समझ पाए थे, तो ये इस चीज़ों को समझाया बोर ने। उन्होंने हाइड्रोजन के परमाणु में ये सारी संरचनाएं बताई। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने ये कोष बताए। पहला कोष एल से, फिर के, एल, एम और एन। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और पांचवा होगा तो वो हो जाएगा ऐसे पी। फिर उन्होंने कोषों को बताया। नाभिक होता है वो धनावेशित भाग होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। ओके। ऊर्जा स्तर है ये इन्होंने संख्या के द्वारा दिखा दी थी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस तरह से वितरित होंगे वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने न्यूट्रॉन थी जो जेम्स चैडविक ने बताया था कि एक अनावेशित होता है, द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है, इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। एक हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं, इसे एन से दिखाते हैं। तो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, जैसे मान लीजिए आपका नाइट्रोजन परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक 7 है। इसका जो परमाणु द्रव्यमान जैसे मान लीजिए 14 है, तो इसमें 14 जो परमाणु द्रव्यमान आया है वो नाभिक में उपस्थित और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कोषों में ऊर्जा के बारे में एक सूत्र इन्होंने बोर ने दिया कि किसी भी कोष में, विशिष्ट कोष में आप ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करना चाहते हैं तो 2n² होगा। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए हाइड्रोजन के लिए। ठीक, कितनी होगी? अधिकतम इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में कितने आ सकते हैं? तो n का मान 2 रख दीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में आ सकते हैं। m कोष में तीसरा कोष है तो 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में अधिकतम आ सकते हैं। ये सारे सॉल्व करके इन्होंने बताया कि किस किस तरह से पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, दूसरे कोष में कितने आ सकते हैं। और देखिए सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। और किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाली भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाती। जैसे मान लीजिए अंदर वाले कोष में जैसे 2 1² 2 2² यानी कि 2, जब तक अंदर वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ जाएंगे तब तक आपके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। ये सब आने के बाद में ओके, इसके बाद में संयोजकता आ जाती है। देखिए संयोजकता बेसिक सब बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे इतनी रामायण आपको याद करने की जरूरत है नहीं। आपको ध्यान रखनी है 3-4 चीजें। एक तो जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाता है कि नाइट्रोजन, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन ले लेते हैं, आपको 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक ध्यान रखने हैं सब। ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ठीक है। ज्यादातर परमाणुओं के लिए परमाणु क्रमांक का दुगना उसका परमाणु भार होता है। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यानी कि इस परमाणु में ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका परमाणु क्रमांक 8 मिला है। और जब तक आपका परमाणु उदासीन है तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी।
उदासीन तत्व हो, परमाणु हो, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन समान मिलते हैं। ठीक है। आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो आप परमाणु भार में से क्या घटा देंगे, परमाणु क्रमांक घटा दीजिए। तो आपको न्यूट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। जैसे परमाणु भार यहाँ पे 16 है, परमाणु क्रमांक 8 है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आपके, 8 न्यूट्रॉन आपको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। अगर द्रव्यमान की पूछूं, जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 8 है और उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, 16। ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे सारणी में आप देख सकते हैं। अब संयोजकता की बात आती है, तो संयोजकता बेसिक सा है। जैसे संयोजकता देखिए, जैसे मान लीजिए सोडियम के, देखिए सोडियम यहाँ पे के क्या है, पहला कोष, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा कोष। तो पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, सोडियम के लिए 2, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में 1। तो इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11। 11 होने चाहिए थे। अब यहाँ पे संयोजकता वो होती है किसी भी तत्व के लिए उसकी संयोजकता बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होना जरूरी है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर ग्रहण करेगा उसको आप संयोजकता काउंट करेंगे। यानी कि इसने, जैसे मान लीजिए इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है ये वाला, इसके पास में क्या आ जाएगा, इसके अंदर वाले कोष जो इसका बाह्यतम कोष बन जाएगा ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, तब ये कैसा हो जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे सोडियम के लिए कितना आ जाएगी, +1। ऑक्सीजन की बात करें हम, देखिए पहले कोष में दूसरे 2 है, दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले कोष में अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इसीलिए ऑक्सीजन पे -2 आता है। ग्रहण करने के लिए माइनस दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर त्यागा जाता है तो उसके लिए प्लस का चिन्ह आता है। ठीक है। इसके बाद में, ओके, अब आ जाती है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। जैसे नाइट्रोजन का मैं बता चुका हूँ, किसी भी तत्व के, जैसे एक्स है, उसके लिए परमाणु क्रमांक को हम जेड से दिखाएंगे, परमाणु द्रव्यमान को हम ए से दिखाएंगे। जेड उदासीन के लिए जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है। और न्यूट्रॉन संख्या किस तरह से निकालेंगे, ए में से जेड घटा दीजिए आप। ठीक है। तो आपको न्यूट्रॉन भी प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, द्रव्यमान संख्या होगी जिसे हम न्यूक्लियन भी कह सकते हैं। ठीक है। इसीलिए इन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। अब आती है समस्थानिक की बात। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या कैसी होती है, समान होती है। जैसे 1H1, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें देखिए तीनों का परमाणु क्रमांक समान है, यानी कि 1 है, जबकि द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। देखिए इसका परमाणु द्रव्यमान 1, इसका 2, इसका 3। ठीक है। तो ऐसे परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, ऐसे तत्वों को समस्थानिक आप बोलेंगे। इसके जस्ट विपरीत होता है समभारिक। इसके विपरीत होता है समस्थानिकों का प्रयोग, देख लीजिए आप। ये यूरेनियम के एक समस्थानिक का प्रयोग आप परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग कहाँ होता है, कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग कहाँ होता है, यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अ, जैसे मान लीजिए संभारिक पूछा जाता है, तो संभारिक में होता है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, इसकी परमाणु संख्या 20 है, और 20 नीचे आएगा। ऑर्गन, इसकी भी परमाणु संख्या 18 है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या अगर आप 40 काउंट करें तो दोनों की द्रव्यमान संख्या समान होने पे उसे आप बोलेंगे समभारिक। क्योंकि देखिए परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं लेकिन परमाणु भार समान है, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा समभारिक। ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ जो हमने इस पूरे चैप्टर में सीखा है वो हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की थी गोल्डस्टीन ने। जे जे थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे रहते हैं। रदरफोर्ड ने बताया था अल्फा कण के प्रकीर्णन से कि परमाणु केंद्रक की खोज की थी, उन्होंने नाभिक की खोज की थी। और इन्होंने बताया था कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकी थी। नील्स बोर द्वारा जो दिया गया था परमाणु का मॉडल वो सबसे ज्यादा सफल रहा। इन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केंद्र के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित होते हैं। अगर परमाणु की सबसे भारी कक्षाएं बढ़ जाती हैं तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील। ठीक है। स्थिर जैसे ही परमाणु स्थिर हो जाएगा तो वो कम क्रियाशील हो जाएगा। जेम्स चैडविक आए, उन्होंने न्यूट्रॉन की उपस्थिति को बताया। ठीक है। और इसलिए तीन आपको परमाणु में तीन तत्व दिखाई देंगे। एक तो जो केंद्रक पे होगा वो होंगे आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। इसीलिए न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होगा। प्रोटॉन पे धनावेश होता है, इसीलिए केंद्रक में टोटल जो आवेश आएगा वो पॉजिटिव आएगा। जबकि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा दें। ये कैसे हैं, ऋणात्मक है। ठीक। परमाणु के कक्षों को नील्स बोर ने इस तरह से नाम दिया था। पहला कोष के, दूसरा एल, एम एन। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, यहाँ पर ग्रहण किए जाएंगे, वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। समस्थानिक एक ही तत्व के वो परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो और परमाणु क्रमांक समान हो। ये भी आप ऐड कर लीजिए। संबारिक वो परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। ओके। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ जिससे आपको सीखने में या फिर समझने में जो आप समझे हैं उसकी दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व है उसमें तीन क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो 1s2, 2s1। तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखिए। तत्व का नाम क्या होगा। तीसरे पे कौन है, लिथियम। ठीक है। तो लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, देखिए अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकते। अब हमें बाह्यतम कोष को स्थायी करना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, यानी कि लिथियम पे +1 आएगा, इसकी +1 संयोजकता हो जाती है। अब यहाँ पे अष्टक क्यों पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते हैं। इसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम। ठीक है। ओके। द्रव्यमान संख्या बतानी है। कोई एक्स परमाणु है उसमें प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन 6 है। तो इसमें एक्स की द्रव्यमान संख्या 12 हो जाएगी, वाई की कितनी हो जाएगी, 14। और इनमें संबंध पूछा है, इस कैसे हैं, देखिए प्रोटॉन बराबर है, प्रोटॉन बराबर है यानी कि इलेक्ट्रॉन भी बराबर होंगे, यानी कि ये कैसे हैं, समस्थानिक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ये भी आप कर सकते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, परमाणु केंद्रक के लिए। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होगी। इस तरह से आप क्वेश्चन करें और उसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ।